सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। और अगर आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है बिकॉज इसमें जो एडवांस करंट अफेयर्स है सुबह 5 बजे सेशन आपका है, फिर आपका द हिंदू सेशन है और भी कई सारी क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी, सी सैट की, इकोनॉमी की और सोशल इश्यूज से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स जो हैं अलग से स्टार्ट होंगे। तो शुरू करते हैं आज के द हिंदू सेशन के अंदर जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे पीछे आप लोग को कुछ चिड़िया की जो आवाज़ है वो भी आ रही होगी क्योंकि अगल-बगल काफ़ी सारी जो बर्ड्स हैं वो प्रेज़ेंट हैं। तो आप लोग थोड़ा-सा ये नेचुरल वादियों में सेशन को अटेंड करने की कोशिश करें। अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएँ। आई थिंक बर्ड्स की जो ये आवाज़ है उससे आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। बीच-बीच में आती रहेगी क्योंकि कुछ बर्ड्स हैं यहाँ बैठी हुई हैं और वो भी शायद सेशन अटेंड कर रही हैं। तो एआई एंड इकोनॉमी, ठीक है? एआई और इकोनॉमी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, बहुत अल्टीमेट है। मेंस का क्वेश्चन मैंने बनाया, उस क्वेश्चन को लिखने में मजा आएगा आपको। कैटालोनिया के ऊपर ये टॉपिक है, आईआर का टॉपिक है। इलेक्ट्रिकल बैटरी एंड लिथियम आयन बैटरी साइंस का टॉपिक है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है, पीएम किसान है और फिर मेंस का है। तो दोनों गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, न्यूज़ में है। बिल्कुल प्रश्न इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों में फ्रेम हो सकता है और ये आपका मेंस का भी है। देखो मेंस का प्रश्न देखो, पढ़ने में मजा आ जाएगा। इसको बनाने में मुझे 20 मिनट का समय लगा। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को बनाने में मुझे एटलीस्ट 20 मिनट्स का समय लगा। और इस क्वेश्चन को आप रीड करो, जो डेप्थ है इस क्वेश्चन के अंदर उसको समझने का प्रयास करो। लिखने में मैंने आपको कहा कि ऐसे क्वेश्चन जब आप लिखोगे तो कोई आपको रट्टाफिकेशन काम नहीं आएगा। आप कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग्स हैं, अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक्स को लेके, उसी बेसिस पे आप आंसर कर सकते हैं। सो जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन। एआई एप्लीकेशन कैन मेक इकोनॉमी ह्यूमन लेस बट नॉट द सोसाइटी। ह्यूमन और लेस यहाँ पे थोड़ा सा कंबाइंड शब्द है। विल सोशल रिलेशन बी द बेसिस फॉर सोसाइटी सस्टेनेंस एंड नॉट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यही एप्लीकेशन अर्थव्यवस्था को मानव विहीन बना सकता है लेकिन समाज को नहीं। क्या सामाजिक संबंध ही समाज के भरण पोषण का आधार होंगे, आर्थिक गतिविधियों का नहीं। हम आर्थिक गतिविधियां का नहीं, नहीं मतलब आर्थिक गतिविधियां नहीं। ठीक है, यहाँ पे का शब्द हटा दो, तो यहाँ पे का शब्द हटा दो। तो ये देखो, अब लिखने में आपको मजा आना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को। आपका इवेल्युएशन आज से शुरू हो जाएगा दोबारा से, आपको कॉपी मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आकलन सीरीज के जो लोग भी अपने आंसर पोस्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन मैंने कल भी डाल दिया था, वो भी लिख के आप सेंड करें। ये क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, दिस इज 15 मार्क्स क्वेश्चन। और प्लीज इसको थोड़ा सा जरूर से लिखें और मैंने कहा कि सोच के लिखें। कुछ बातें मैं डिस्कस करूंगा, कुछ बातें आपको जो है धीरे धीरे सीखनी है और फिर आपको लिखनी है। ऐसे क्वेश्चंस को लिखने में जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, आप इजीली जीएस के पेपर में 400 प्लस तक लेकर जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल स्टडीज जो मेंस का पेपर है उसमें अच्छा खासा आप स्कोर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप ऐसे क्वेश्चंस में कंफर्टेबल हो, आपका माइंड, आपका थॉट प्रोसेस जो है उसमें काम करे। तो लेट्स सी, यहाँ पे क्वेश्चंस आप देख सकते हो। और अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर इवेल्युएट हो तो आप सौरभ पांडे CSE जो ये ऐप है, इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लें। इस ऐप को आप लोग डाउनलोड करके, और डाउनलोड करने के बाद आप जो है जैसे एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए जुड़ सकते हैं, आकलन सीरीज है जिसमें आप अपना आंसर चेक करा सकते हैं। फिर ये प्रीलिम्स एडवांस करंट अफेयर्स है, प्रीलिम्स टेस्ट है, सीरीज है जो एडवांस करंट अफेयर्स पे है। इसमें टोटल 50 टेस्ट हैं, नेक्स्ट टेस्ट इस संडे को है, तो उसका आप हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर मिल जाएगा। और ये ऐप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस लिंक में जो है वो मतलब ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है द इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड विदाउट वर्क। ठीक है, ये थीम है। थोड़ा सा कुछ बातें बोलना चाहूँगा, उसके बाद जो है आप जो है कुछ एस्पेक्ट जो है हाईलाइट आप कर सकते हैं। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखो जब भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आया था, छोटी छोटी चीज़ें जैसे मान लो कैलकुलेटर आया, कंप्यूटर आया। बर्ड की चिरपिंग कुछ ज़्यादा ही हो रही है, 1 मिनट। देखो जब भी टेक्नोलॉजिकल लेवल पे आप कह सकते हैं कि
जो भी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजिकल लेवल पे जो हुआ है हमेशा से, तो उसमें एक डर ज़रूर से है कि अगर मान लो कंप्यूटर आएगा तो इंसान की जॉब चली जाएगी, कैलकुलेटर आएगा तो मतलब अगर आप स्टडी करोगे तो ये चीज़ आई है कि जब भी टेक्नोलॉजी आई है तो ह्यूमन जो वर्क है वो ज़रूर से अफेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे अगर जो एक मतलब बिजनेसमैन है अगर वो देखें तो उनका तो यही मानना होगा कि उनके लिए तो देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगा। उनके लिए जो लेबर है, लेबर का कॉस्ट है वो रिड्यूस होगा। इंसान काम करेगा तो उसको 8 घंटे काम करना है, एआई बेस्ड सिस्टम काम करेगा, 24 घंटे काम करना है, सैलरी नहीं देनी है, सिंपल सी बात है। और बहुत सारी चीज़ें जो इंसान नहीं कर सकता वो एआई बेस्ड सिस्टम आपका कर सकता है। ये पॉसिबिलिटी हाई हाई लेवल की है। बट पहले के टाइम पे क्या है कि पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम था, जो वर्क की जो धारणाएं थी, जो वर्क आपका चल रहा था, उसमें कुछ छोटे बदलाव हो रहे थे बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन। ओवरऑल जो सिस्टम था वो सेम था। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एआई यूज, यहाँ पे एआई जो है, यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि एआई इज रिप्लेसिंग, मतलब एआई इज रिप्लेसिंग ओनली वर्क, एआई इज ऑल्सो रिप्लेसिंग ह्यूमन एज अ प्रेजेंस। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि एक मीडिया हाउस में देखो कि एक एंकर है, उस एंकर को प्रॉपर तरीके से, मतलब एक इंसानी एंकर है, उसका आपने पूरा एआई सिस्टम बना दिया जो कि उस एंकर की तरह ही होगा, आवाज़ भी आएगी, पूरा फेशियल एक्सप्रेशन उसी तरीके से होगा, सब कुछ उसी के तरीके से होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इट्स बेटर कि कोई पर्सन जो भी फेमस है उसकी वॉइस और उसकी इमेज उसको लिया जा सकता है और फिर उसको काम कराया जा सकता है। ये फ्यूचर के अंदर पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे एआई सिस्टम एआई सिस्टम पूरी इकोनॉमी के अंदर हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो ह्यूमन के द्वारा परफॉर्म होती है उसको, दैट वर्क कैन बी परफॉर्म्ड बाय एआई बेस्ड सिस्टम एज वेल। ऐसा कुछ भी नहीं, इवन टीचिंग कैन बी डन। आज जैसे मान लो मेरा वीडियो है या कोई भी टीचर, उनका वीडियो ऑडियो अगर मिल जाता है तो उसका इस्तेमाल करके वीडियो क्रिएट हो सकता है। बस कंटेंट पेस्ट करो अपने आप, मैं बोलूँगा, मेरी वॉइस रहेगी, ऐसा सिस्टम पॉसिबल है। थोड़ा कॉस्टली है बट पॉसिबल है। तो यहाँ चाहे टीचर्स हो गए, चाहे कोई भी सिस्टम आप देख लो, तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम के बेसिस में वी कैन हाईलाइट कि ह्यूमन लेस इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपके मन के अंदर आनी चाहिए, दैट इज लिंक्ड विथ, अभी लेटेस्ट आज ही न्यूज़पेपर में आप देखोगे तो रीड हुआ है कि यूट्यूब ने एक स्टेप लिया है, लेने जा रहे हैं विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स, कि कोई भी कंटेंट अगर ह्यूमन लेस है, इट मीन्स अगर वो ह्यूमन नहीं है, एआई बेस्ड पूरा कंटेंट क्रिएटेड है यूट्यूब के अंदर, तो उसको मार्क किया जाएगा उस चीज़ को, क्योंकि उसका इस्तेमाल करके बहुत ही ऐसे कंटेंट को भी क्रिएट किया जा रहा है, प्रोपागेंडा, एजेंडा, बहुत सारे लेवल पे। तो एआई जो है वो एआई एक सिस्टम क्रिएट कर सकता है, सामाजिक लेवल पे भी और देखा जाए आर्थिक लेवल पे भी देखा जाए, बहुत सारे ऐसे सिस्टम क्रिएट करेगा जहाँ हो सकता है इंसान की जरूरत ही ना हो। और जो ये एआई सिस्टम काम करेगा वो सर्टेन डेटा पे काम करेगा, दैट डेटा कैन बी सुपरवाइज, दैट डेटा कैन बी मैन्युपुलेटिव, किसी भी प्रकार का डेटा हो सकता है। और सोसाइटी हमारी जो है, या हम एज अ इंडिविजुअल के रूप में उसी चीज़ को मानेंगे जो जो डेटा हमें शो कर रहा है। और जैसा मैंने कहा कि अगर डेटा बायस्ड है, डेटा दिखा रहा है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि सपोज करो कि एआई को आपने बोला कि एक ऐसी इमेज क्रिएट करो जो कि एक डॉक्टर, मान लो एचआईवी एड्स से रिलेटेड है, ऐसे कुछ इमेज क्रिएट करो, ये स्टडी की गई थी। तो जो एचआईवी एड्स से रिलेटेड इमेज क्रिएट की गई उसमें ये देखा गया कि जो पेशेंट है उसको अफ्रीकन ओरिजिन का दिखाया गया, जो डॉक्टर हैं वो आपके वेस्टर्न कंट्रीज के दिखाए गए, मतलब डॉक्टर जो है वो अमेरिका और यूरोप के जो जैसे लोग दिखते हैं वैसे दिखाए गए, और जो पेशेंट है एचआईवी से जो ग्रसित है उसको अफ्रीका ओरिजिन का दिखाया गया। अपने आप ये डेटा ऑटोमेटेड हो गया। तो ये क्या है, डेटा बायसनेस ही तो है। अब ये क्या बात हुई, एचआईवी तो किसी को भी हो सकता है, बट वाई इट इज ओनली शोइंग कि अफ्रीकन लोगों को है। ये क्या है, दिस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ डेटा बायसनेस। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के लेवल पे देखा जाए तो वहां पे भी कई ऐसे कार्य हैं जो कि एआई के बेसिस में बहुत आसानी से आपके किए जा सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी मतलब आज के समय में अगर देखा जाए ना, तो ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं, बहुत सारे एआई सब्स्टिट्यूट कर सकता है बहुत सारे जॉब्स को। आई थिंक अभी कुछ ही ऐसे जॉब्स हैं, टीचिंग एक है जो कि तो मुश्किल है रिप्लेस कर पाना, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी है इसको भी रिप्लेस कर पाना, बट ऑफलाइन लेवल पे तो कैसे ही रिप्लेस होगा। सो एलिमिनेट द नीड फॉर ऑल फॉर्म ऑफ वर्क, हर फॉर्म ऑफ वर्क को जो है वो किया जा सकता है। क्योंकि देखो एआई क्या है, एआई भी सेल्फ अवेयर हो रहा है, इट इज ऑल्सो गेटिंग सेल्फ
अवेयर, अपने ही कार्य से जो एआई सॉफ्टवेयर है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी टास्क को ले रहा है, अगर कुछ कमी रह जाती है तो वो खुद से भी सीख सकता है और फिर नए प्रकार का जो एआई है वो डिज़ाइन किया जा सकता है और ऐसे बहुत सारे कामों में करने में जो भी कमी आएगी उस काम को वो कर सकता है। तो हर प्रकार का जो जॉब है दैट जॉब कैन बी डन। अब इसमें देखो दो तरीके के कंसेप्ट दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक तो केनिस थ्योरी है कि किसी भी प्रकार का जो टेक्नोलॉजिकल चेंज अंडर कैपिटलिज्म अगर होता है तो इससे वर्किंग आवर का रिडक्शन होता है। देखो ये इनके द्वारा एक बात बोली गई कि जैसे मान लो कोई भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन किया जाएगा, जैसे कैलकुलेटर आ गया, कंप्यूटर आ गया, तो इससे क्या होगा कि कैपिटलिस्ट यहाँ शब्द जो इस्तेमाल है, अब देखो अब जो ये कैपिटलिस्ट है अब वो तो टेक्नोलॉजिस्ट हो जाएंगे, मतलब टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल हो रहा है अभी कैपिटलिस्ट। और मतलब अगर आप समझो कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की बात करो तो ये किस पर बेस्ड, आइडिया ऑफ लेबर और आइडिया ऑफ ओनर, ओनर और लेबर की बात है। अब ये जो लेबर है अगर ये मशीन ही हो जाए, ये मशीन हो जाए, तो ये जो आइडियोलॉजिकल थिंकिंग है कि ये कैपिटलिस्ट है, ये कम्युनिस्ट है, सोशल, मतलब इस प्रकार की बचेगा ही नहीं, क्योंकि लेबर कौन हो रहा है, ये एआई बेस्ड सिस्टम हो रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है कि ये इस लेबर को रिप्लेस एआई बेस्ड सिस्टम कर रहा है। एआई बेस्ड सिस्टम अगर लेबर को रिप्लेस कर रहा है तो आपका जो भी प्रोडक्शन सिस्टम है उसमें आपके मात्र ओनर ही है और ज़्यादातर जो लेबर है वो कार्य एआई सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है। तो फिर ये कैपिटलिस्ट और ये सब का किस प्रकार से हम ऐसा आइडियोलॉजिकल डिवीजन करेंगे, वो सोचने वाली बात है। लेकिन केनिस की अगर बात करें, इनके द्वारा जो बात बोली गई कि देखो जब भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, जब भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हमेशा क्या होगा कि जो वर्किंग आवर्स हैं दैट वर्किंग आवर्स विल रिड्यूस, जो वर्किंग आवर्स हैं वो रिड्यूस होंगे। ठीक है, अगर वर्किंग आवर्स को रिड्यूस कर रहे हैं तो बढ़िया बात है, मतलब इनका मानना है। लेकिन यहाँ पे वर्किंग आवर रिडक्शन की बात नहीं है। आपको लगता है कि कोई कंपनी आपको 50 60 70 हजार लाख रुपए दे रही है, 2 लाख रुपए दे रही है, जितना भी पैसा दे रही है उसको रहेगा कि अरे काम मशीन कर रही है, तो फिर वो आपको और काम दे देंगे। वो चाहे वो मशीन को देखने में लगा दें आपको, बट वो आपको, उनका दिल जो है वो ये नहीं मानेगा कि आपको खाली बिठा दें। ये तो कहने वाली बात है, आप इस चीज़ को समझ सकते हो, ये थिंकिंग है। वहां पे अगर कार्ल मार्क्स की बात करें, द एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज इन आवर एबिलिटी टू मटेरियली मैनिपुलेट नेचर, वर्क देयरफॉर प्रोवाइड्स मीनिंग टू ह्यूमन लाइफ। ये कार्ल मार्क्स की बात है, ये सिंपल सी बात है। आप कार्य अगर करते हो तो एक प्रकार से एक सोशल सिस्टम भी डेवलप करता है, इकोनॉमिक सिस्टम भी डेवलप करता है, डिमांड सप्लाई भी डेवलप करता है, एक फेस ऑफ लाइफ जो है वो आपका क्रिएट होता है। मतलब ह्यूमन लाइफ में वर्क का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप इमेजिन करो पूरा सोसाइटी, पूरा देश काम करने नहीं जा रहा, घर पे बैठा, किस प्रकार का सिस्टम डेवलप होगा। तो ये सोचने वाली बात है। आज के समय देखो आईटी में जितने भी कार्य है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आज पॉसिबल है चैट जीपीटी और पता नहीं क्या क्या के माध्यम से कोडिंग हो रही है, सब तो कंप्यूटर ही कर लेंगे, उनको 2 4 आदमी बिठा के उसको कॉपी पेस्ट करना है। तो ये सब पॉसिबिलिटी हो रही है। तो ये दो थिंकिंग है। एक तरफ केनिस जो है उनके द्वारा कहा गया कि टेक्नोलॉजी की वजह से वर्किंग आवर रिड्यूस होगा, और कार्ल मार्क्स जो है उनके द्वारा कहा गया कि वर्क एक लाइफ, ह्यूमन लाइफ को मीनिंग प्रोवाइड करता है। और अगर मान लो इंसान काम ही नहीं करेगा, क्योंकि काम जो इंसान कर रहा है वो मशीन करेगी, एआई बेस्ड सिस्टम करेगा, तो फिर जो ये इंपॉर्टेंट पार्ट वर्क जो ह्यूमन लाइफ का है वो आपका अफेक्ट, नो डाउट इसमें काफ़ी अधिक आपका इट विल बी अफेक्टेड। सो द प्रॉब्लम arises within the economic system of the capitalism, as the product of a human labor is not the labor's to enjoy, but is seen as the property of a capital to dispose of in the market for the profit. Capitalism in this reading cause humanity to lose touch with one activity that provide सेल्फ फुलफिलमेंट। तो देखो ये एक थॉट प्रोसेस है, ये एक थिंकिंग है। अब मतलब ये कार्ल मार्क्स जो है उनके द्वारा ये है कि जो प्रॉब्लम है जो अराइज होता है किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिज्म की बात करें, देखो कैपिटलिस्ट जो होते हैं जनरली, मान लो कोई बिजनेस ओनर्स हैं, तो उनका मेजर एम क्या है, वो एक प्रॉफिट है। प्रॉफिट में देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में जो चीज़ देखी जाती है वो ह्यूमन लेबर को देखा जाता है, ह्यूमन लेबर के कॉस्ट को देखा जाता है। तो अगर मान लो जो ह्यूमन लेबर है आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब हम यहाँ कार्ल मार्क्स की थ्योरी नहीं डिस्कस कर रहे, बट अगर खुद सोचो आप कि ह्यूमन लेबर है, अगर वो ह्यूमन लेबर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कॉस्ट था उसका, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी तो उसकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो जो भी कैपिटलिस्ट होंगे या आप कह सकते हैं बिजनेस ओनर्स होंगे वो तो अमीर होते जाएंगे, होते जाएंगे, मतलब इकोनॉमिक सेंस में। लेकिन बहुत सारे लोग जिनकी जॉब चली जाएगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका इनइक्वालिटी और जो गैप है वो देखने को मिलता रहेगा। सो ह्यूमैनिटी टू लूज टच विद द वन एक्टिविटी दैट प्रोवाइड सेल्फ फुलफिलमेंट। तो बिकॉज ऑफ
द थिंकिंग, मतलब जो चेंज होगा, हम एक प्रकार का जो एक एक प्रकार की एक्टिविटी है, दैट एक्टिविटी वी मे लूज, दैट एक्टिविटी वी मे लूज। और वो क्या है, जो वर्क है, वर्क क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन लाइफ का। अब आप खुद इमेजिन करो कि ये चीज अगर गायब हो जाएगी तो एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो ह्यूमन लाइफ की है, दैट विल ऑल्सो बी लॉस्ट, दैट विल ऑल्सो बी लॉस्ट। ह्यूमन लाइफ की एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी विल ऑल्सो बी विल ऑल्सो बी लॉस्ट। फिर अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स इसमें लिखे, इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन द इकोनॉमी। अब ऐसी सिचुएशन जहां पे एआई हैज एडवांस टू द पॉइंट दैट इट कैन सब्सटीट्यूट द लेबर, एंड देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी, फॉर एग्जांपल है ना, तो कई प्रकार के, चाहे आप किसी भी सिस्टम को ले लो, कोई भी फैक्ट्री में के अंदर काम हो रहा है, टीचिंग का फील्ड है, हेल्थ का फील्ड है, ऐसे बहुत सारी जगहों पे ऐसे कार्य जो कि इंसान मान लो लगा रखा गया था, वो एआई सिस्टम हर चीज़ को कर रहा है। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न आप कह सकते हैं। सो हमारा जो करंट सिस्टम है, दैट एन इंडिविजुअल कैन एक्सेस मटेरियल रिसोर्सेज सच एज फूड एंड शेल्टर इज थ्रू इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द वर्क। अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे आप काम क्यों करते हो, काम क्यों करते हो, वर्क की क्यों ज़रूरत है, वर्क की क्यों ज़रूरत है, वर्क के साथ आपकी इनकम होगी, इस इनकम की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ आप मनी से बाय कर सकते हो, रुपीस से ही तो आप, या जो मनी है उसी से तो आप क्या बाय कर सकते हो, हर चीज़ बाय कर सकते हो। आप घर जो है वो बाय कर सकते हो, आपका घर है, खाने पीने की चीज़ें हैं, फूड है, फूड की बात करो तो बेसिक से बेसिक चीज़ें और एडवांस एडवांस चीज़ें, हर चीज़ मनी पे निर्भर करता है। और मनी कहाँ से आता है, वर्क से आता है। तो अगर ये वर्क नहीं रहेगा तो ये नहीं होगा, इकोनॉमी में डिमांड कैसे क्रिएट होगा, और किस प्रकार से वो सोसाइटी के अंदर सस्टेन करेगा। तो देखो सोसाइटी के अंदर जो सस्टेनेंस है, जैसे अगर आप भारत के एक सिस्टम है जिसे जजमानी सिस्टम, अगर आपने पढ़ा हो कभी, ठीक है, जैसे कहते हैं ये हमारे जजमान हैं। अब ये शब्द अगर हम आपस में बात करें तो हमें नहीं दिमाग में काम करेगा कि यार ये क्या सिस्टम है। अब और जैसे गांव में बड़े बुजुर्ग से आप बात करो ना, तो उसमें क्या रहता था कि गांव में जैसे मान लो कोई किसान है, कोई टीचिंग करता है, कोई कुछ करता है, अलग अलग एक्टिविटी रहती है। तो जैसे भारत में जो कास्ट सिस्टम वो ऑक्यूपेशन बेस्ड था, मतलब जो कार्य उनके द्वारा किया जाता था उस बेसिस में वो कास्ट डिराइव होता था। तो जैसे अगर मान लो कोई बाल काटता है, तो अब वो ऐसा नहीं कि बाल काटने जाएगा, जैसे गांव में जो आपके यहाँ जैसे नाई बोलते थे, तो गांव में गए और किसी ने मान लो बाल काटे तो वहीं बैठा, घर ही गया, घर में जाके उसने बाल काटा, बात उत की घर, और सब लोग बात उत कर रहे हैं कि अच्छा ऐसा है वैसा है। और छोटे बच्चे अगर इधर उधर शैतानी करेगा तो डांट देगा तुरंत, है ना, ये क्या है ये वो, मतलब अपने गांव की भाषा में डांट देगा। और वहाँ पे जैसे ह्यूमन रिलेशन इस प्रकार का आप कह सकते हैं मेच्योर है, मेच्योर था हमारे विलेज सिस्टम के अंदर। अब तो चीज़ें बहुत, मतलब हम भी थोड़ा चेंज हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो उसमें ऐसा नहीं, जैसे अब इंग्लिश में सबको तो अंकल बोलते हैं, अंकल आंटी दो ही शब्द हैं, और तो क्या बोलते हैं, लेकिन गांव में जाओगे तो काका, ताऊ, चाचा, चाहे वो आपके रिलेशन में हो ना हो, बट सबका ऐसे ही होगा। अब ये अंकल अंकल, अब अंकल सुनने की आदत हो गई होगी, बट पहले थोड़ी ना अंकल और आंटी और ये सब, क्योंकि अंकल आंटी दो शब्द ही होते हैं। इसके अलावा तो और क्या शब्द आप किसी को जो अननोन है उसको बोलोगे, या तो अंकल बोलोगे और या तो आंटी बोलोगे। लेकिन हिंदी के मतलब जो हमारे आत्मीयता है लोगों के बीच में, उसमें क्या है, रिश्ते बहुत डाइवर्सिफाइड थे कि ताऊ है, चाचा है, इस टाइप के शब्द इस्तेमाल करता, भले वो हमारे रिलेशन में ना हो। और उनका एक रोल भी होता था बहुत सारे लेवल पे। तो यहाँ पे जैसे मान लो कोई कार्य किया जा रहा है, किसी ने बाल काटा तो उसको फिर पैसे, चलो अब तो पैसे का सिस्टम हो गया ना, कोई आपके घर आएगा, लेकिन पहले ये है कि कुछ एक आधा बोरा जो है गेहूं दे दिया, इस प्रकार का सिस्टम। तो मान लो किसान है, उसके है तो वो इस टाइप से दे दिया, तो ये इस प्रकार से सस्टेन करते थे। तो अगर मान लो हम काम क्यों करते हैं? हम काम इसलिए करते हैं कि हम उससे पैसा कमा सकें, और हम पैसा कमा के चीज़ें खरीद सकें। फूड से रिलेटेड, फूड है, घर है, कुछ भी आप ले सकते हो। लेकिन अगर मान लो सोसाइटी में, अगर मान लो वर्क एग्ज़िस्ट नहीं करता है, उससे इनकम एग्ज़िस्ट नहीं करती, तो सोसाइटी में सस्टेनेंस का बेसिस क्या बनेगा? यही सारी चीज़ें बनेगा, सोशल रिलेशन किस तरीके से एग्ज़िस्ट करते हैं। वो सोशल रिलेशन अब टूट गए हैं। पहले के समय में अगर देखा जाए तो वो एग्ज़िस्ट करते थे। अब क्या है, हर चीज़ मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट में देखा जाता है कि अगर मैंने ये काम किया तो मुझे ₹500 मिलना चाहिए। अगर मुझे ये काम किया ₹600 का मिलना चाहिए। अगर आपने कुछ देने का प्रयास किया, अरे नहीं, नहीं हमें ₹600 ₹500 जो है वो दे दो। तो ये कैसे हम रिप्लेस करेंगे? वर्क से डिराइव्ड इनकम को
सोशल रिलेशंस रिप्लेस कर सकते थे, बट वो सोशल रिलेशन जब एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं तो कैसे फिर हम उसको रिप्लेस करेंगे, सोचना इस बारे में, ठीक है। तो ये एक थिंकिंग है, ये भी एक एस्पेक्ट है, इसका इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो ये भी एक बड़ा चैलेंज के रूप में हम देख सकते हैं, फ्यूचर के अंदर ये सब चीज़ें देख सकते हैं। अ वर्ल्ड विदाउट वर्क, अब अगर मान लो अ, यहाँ पे देखा जाए कि एआई इज द ओनली प्रोडक्टिव फैक्टर इज ट्रांसफर टू ह्यूमन इंडिविजुअल टू मीट देयर बेसिक नीड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या ऐसा पॉसिबल है, देखो एक थिंकिंग बोली गई है, पीछे लिखा हुआ कंटेंट देख लेना कि वर्क हम करते किस लिए हैं, वी कैरी आउट वर्क और वी डू वर्क बिकॉज हम उससे इनकम डिराइव करते हैं। अब इनकम की ही बात है तो एआई सिस्टम काम करे और सर्टेन बेसिक इनकम लोगों को दे दी जाए, बट अब बेसिक इनकम किसी को, मान लो सपोज करो, बेसिक इनकम कैसे डिसाइड करोगे, बोला गया इसको 20,000 दिया जाएगा, उसको 40,000 दिया जाएगा, उसको 50,000 दिया जाएगा, घर बैठे बैठे कैसे दोगे, किस तरीके से दोगे, ये चैलेंज है। ऑल दो बोला गया कि चलो बेसिक इनकम एक सर्टेन आप दे सकते हो, लेकिन किस तरीके से दोगे, मतलब जैसे मान लो लेबर है, अब उस लेबर को आप पे कर रहे हो, वेजेस दे रहे हो, अब वो काम नहीं करेगा, उसका काम एआई सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है, आप बोलोगे नहीं एक बेसिक इनकम, यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे दी जाए, बट डिसाइड कैसे करोगे, किसको कैसे, अब उसको 2 रुपये किसी को कम मिल गया तो वो कहेगा ये क्या बात हुई, मैं तो आज 12 घंटे सोया हूँ, ये तो 8 घंटे ही सोया है, इसको आप दे रहे हो 20,000 रुपये, मुझे दे रहे हो 18,000, मैं तो ज़्यादा सोया हूँ, 4 घंटे ज़्यादा सोया हूँ, काम है नहीं तो इसलिए इस टाइप की चीज़ें कैसे डिसाइड करोगे। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम अगर मान लो एक आइडिया दिया भी जाता है तो उसको डिसाइड करना एक बड़ा जो है चैलेंज बनता है, किस तरीके से आप डिवीज़न करोगे, है ना, फ्यूचर ग्रोथ और करंट कंजम्पशन किस तरीके से करोगे। देखो आप जैसे देखो इकोनॉमी क्या है, अच्छा इसको समझो, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इस बात को। आप इनकम जनरेट कर रहे हो, आप अपनी नीड पूरी कर रहे हो, जो नीड, मुझे मान लो मुझे, मेरे पास पैसे हैं, मैंने, मुझे कार खरीदनी है, मेरे पास पैसे हैं और मुझे कार खरीदनी है, कार की कंपनी ने एआई सिस्टम बना लिया, उसकी वजह से उसके पास 10,000 एम्प्लॉय थे, अब 2,000 बचे, 8,000 चले गए। अब आप समझो अगर यही सिस्टम है तो एआई सिस्टम का इस्तेमाल करके जो उन्होंने कॉस्ट कटिंग कर ली, बट ये आप समझना है कि खरीद, जो भी प्रोडक्ट वो बनाएंगे खरीदने वाला तो इंसान ही होगा ना। अगर आपने उसके हाथ से इनकम खींच ली तो सिर्फ बेसिक नीड तो नहीं है, इकोनॉमी में बने हुए हर एक प्रोडक्ट का डिमांड इनकम पर निर्भर करती है, परचेजिंग पावर पर निर्भर करती है। आपने अगर वो परचेजिंग पावर खींच ली तो आप बना लो जितने प्रोडक्ट है, कर लो कॉस्ट की जितनी कटिंग करनी है, लोगों के पास इनकम ही नहीं होगी तो आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा कौन, लोग अपनी बेसिक नीड है उसको पूरी करेंगे, खाना पीना जो भी है वो सब पूरा कर लेंगे, किसी तरीके से खेत खरीद लिया, उसी में अपना उगा के चला लिए। लेकिन आप बड़ी कंपनी हो, बड़े प्रोडक्ट बना रहे हो, आपके प्रोडक्ट खरीदेगा कौन, लग्जूरियस आइटम जो बना रहे हो उसको खरीदेगा कौन, डिमांड तो आपकी चली जाएगी। तो ये फ्यूचर कंजम्पशन और ग्रोथ, क्योंकि देखो ग्रोथ किस पर निर्भर करता है, प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको खरीदने वाला चाहिए, अगर प्रोडक्शन हो रहा है और उसको खरीदने वाला है तो फायदा है, अगर खरीदने वाला ही नहीं तो आप कितना प्रोड्यूस कर लोगे, एआई सिस्टम पर क्या डालोगे, अचार डालोगे, कुछ नहीं हो सकता है। तो ये भी सोचना है कंपनीज को कि अगर ह्यूमन लेबर को आप रिप्लेस कर देते हो बाय एआई सिस्टम टू एन एक्सटेंट तो ठीक है, लेकिन आपने बहुत ज्यादा रिप्लेस कर दिया तो आपकी इकोनॉमी के अंदर आपके प्रोडक्ट के प्रति डिमांड ही नहीं होगा, डिमांड ही नहीं होगा तो फिर सारी चीजें होंगी। अब मान लो पैसे नहीं है तो कोई अच्छी पढ़ाई नहीं करवाएगा, अच्छा हेल्थ एस्पेक्ट पे ध्यान नहीं देगा, तो इनसे रिलेटेड जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो अफेक्ट हो जाएंगी। ये सब चीज़ें देखने वाली बात है, तो ये फ्यूचर कंजम्पशन और ग्रोथ पर काफ़ी ये सारे एस्पेक्ट देखना है। व्हाट इज द एमनेस्टी डील बाय द स्पेन गवर्नमेंट कंटेशियस, अब देखो ये डील जो है उस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, आपका इंटरेस्ट है तो रीड कर सकते हैं, बट हाँ कुछ पॉइंट्स इस पर डिस्कस करेंगे। आईआर का टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है, इस पर कुछ पॉइंट्स हम लोग जानेंगे ठीक है, कुछ पॉइंट्स जो हम लोग जानेंगे। पहला कैटालोनिया के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। कैटालोनिया मैपिंग में प्रश्न आता भी है तो थोड़ा देख लेना आप लोग, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। सेशन अगर देख रहे हैं लाइक बटन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, 5M सीरीज को प्लीज सीरियसली लें और उसको देखें। यूट्यूब के अंदर जो है वो आपका डल जाता है सुबह 5 बजे, रेगुलर चलेगा, अब उसमें कोई रोक नहीं होगी, चाहे जितने लोग भी देखें, बट वो चलेगा, ठीक है, प्रीलिम्स तक तो चलेगा। तो चलो देखते हैं व्हाई इज एमनेस्टी डील बाय स्पेन गवर्नमेंट कंटेशियस। अब देखो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले पहले तो ये आईआर का टॉपिक है, ठीक है, आप कैटालोनिया स्पेन एंड कैटालोनिया ऐसा टॉपिक नाम डाल सकते हो। अब इसमें समझना जो बात मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, और इस चीज़ को आप भारत जैसे देश में रहते हो ना, सबसे बड़ी बात क्या है, बाकी सब चीज़ है लेकिन हम लोग को एग्जिस्ट कर रहे हैं ना,
ये छोटा बात नहीं है। अब इस चीज़ को मतलब हल्के में हम ले लेते हैं, बट ये बहुत बड़ी बात है। आप ये देखो ना कि ये कैटालोनिया क्या है, वो अलग चाहते हैं, जगह चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका तो सिर्फ़ लैंग्वेज ही अंतर है, स्पेन के विदिन थोड़ी लैंग्वेज अंतर है। आप कोई भी सिस्टम देख लो, किसी देश में चले जाओ, इंडिया की तरह डाइवर्सिटी का मतलब 0.01% भी कहीं होगा ना, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होगा। कोई अगर डिफरेंट रिलीजन वाले भी होंगे, डिफरेंट मतलब लैंग्वेज वाले भी होंगे, वो अपना देश डिमांड करते, लड़ते-भिड़ते मिल जाएँगे। मतलब दूसरे देशों में। हमारे देश में सब एक कोएग्ज़िस्ट कर रहे हैं। हाँ, थोड़े बहुत प्रॉब्लम एक है रहता है, वो तो चलो इतना बड़ा देश है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी। बट कल्चरल डाइवर्सिटी भारत के अंदर जो एग्ज़िस्ट है, जो कि हम कहते हैं डाइवर्सिटी ही हमारे लिए यूनिटी है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो बोलते ही हैं, बट डाइवर्सिटी ही हमारे लिए यूनिटी है। अब आप देखो कि जिस जगह की हम डिस्कशन कर रहे हैं वो अगर देखा जाए तो ये अगर मैप देख लो यहाँ पे, ये स्पेन है। ये देख लेना, ठीक है? मैपिंग इंपॉर्टेंट आती है, हमेशा प्रश्न आते हैं मैपिंग से रिलेटेड, मैच द फॉलोइंग में। तो ये देखो, ये कैटालोनिया, ये इस जगह पे लोकेटेड है। और ये फ्रांस है, या इधर एक छोटा सा एंडोरा है देश, यहाँ पे ये बेलेरी के आइलैंड्स है, मेडिटेरेनियन सी है। थोड़ा मैपिंग ध्यान रखना, ठीक है? मैपिंग है, ये बे ऑफ बिस्के है, अटलांटिक ओशन में बे ऑफ बिस्के है। तो ये जगह याद रखना, ये स्पेन है। स्पेन की इधर साइड है कैटालोनिया। अभी इनको क्या चाहिए? इनको लैंग्वेज थोड़ा बहुत अंतर, तो अलग देश का डिमांड जो है वो करने लगे, बोले हमको अलग कर दो, हमको हमको जो है अलग से थोड़ा-सा चीज़ें पसंद है। तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए अभी कुछ चीज़ें हुई हैं वहाँ पे, डेवलपमेंट हुआ है। स्पेन की जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, उसने एक डील साइन की है कैटालन सेपरेटिस्ट पार्टी के लिए, जिससे कि जो अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सैंचेज़, उनका 4 साल और बढ़ जाए। तो ये डील साइन किया क्योंकि उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस होंगे। तो ये सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है, ये जो ये कैटालन पार्टी है ना, उनको अलग से देश चाहते हैं, मतलब अलग चाहते हैं सब कुछ अपना। एंड यहाँ पे जो प्यूग डिमॉन्ट करके हैं, जो कि आप कह सकते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने भी फिर अपना जैसे फॉर एग्जांपल अगर डील साइन किए तो अपनी कैटालोनिया से रिलेटेड कुछ अपने जो भी डिमांड्स हैं उसको भी उन्होंने मीट किए। जैसे मान लो पेनल्टीज़, जैसे मान लो कुछ पेनल्टीज़ हैं, सज़ा है, जो मान लो रेफरेंडम कराना चाहते थे कैटालोनिया के से रिलेटेड, उनको है, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ कंसेशन माँगा होगा, तभी सपोर्ट कर रहे होंगे क्योंकि उनका भी एक सिस्टम है। फिर स्पेन की अगर बात करें, दैट इज़ यहाँ पे क्या है, स्टेडी इरोजन ऑफ टू पार्टी सिस्टम एंड मशरूमिंग ऑफ द स्मॉलर पार्टीज। देखो, ये लाइन पे थोड़ा समझना क्या बात है। आज के समय में ना सोसाइटी बहुत अधिक पोलराइज्ड है, बहुत अधिक पोलराइज्ड है समाज जो है ना, कास्ट के नाम पे है। क्योंकि देखो, जो भी पहले के टाइम पे मान लो थोड़ा डिफरेंस जो एग्जिस्ट करता था, वो डिफरेंस अपने तक सीमित था, बट उस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूट्यूब और दूसरी चीज़ों से जो है वो बढ़ा दिया गया। आप देखो ना, आप यूट्यूब में खोल के देखो, डिफरेंट कास्ट, इंडिया की बात करो, डिफरेंट कास्ट से लोग बिलोंग करते हैं। तो वो क्या है, वो अपनी थिंकिंग है, अपने विचार हैं, उस विचार को वो बहुत एक्सट्रीम सेंस में रखने का प्रयास करते हैं। और विद इन आप सोसाइटी में देखोगे डिफरेंट कास्ट जो हैं वो पोलराइज्ड हैं, अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। कोई किसी का कोई इंटरेस्ट है, किसी का कोई इंटरेस्ट है। उनके कुछ जो लीडर्स हैं उनको अपना पॉलिटिकल एम्बिशन होता है, तो एक रिलेटेड इशू को पिक करेंगे और अपने जो भी लोग हैं संगठन के, उसको अपनी तरफ कर लेंगे। अब इसी से क्या डिवीजन देखने को मिलता है, छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो ये हमारे यहाँ पे इसलिए ज़्यादा प्रिवेलेंट है क्योंकि हम डाइवर्सिटी बहुत अधिक है, और इस वजह से पोलराइजेशन है। यूरोप में भी ये सेम चीज़ देखने को मिल रही है। थोड़े बहुत अंतर की वजह से यहाँ पे मान लो उनके यहाँ रिलीजन एक बेसिस नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, ऑल्दो रिलीजन भी एक बेसिस बन सकता है, कुछ डिफरेंट रिलीजन भी आपका कोएग्जिस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट विचारों पे, विचारधारा पे आप कह सकते हो, तो स्मॉलर पार्टीज बन रही हैं। क्यों? क्योंकि कोई सर्टेन आइडिया को मानता है, कोई सर्टेन आइडिया को मानता है, अलग अलग थिंकिंग है उसको लेके। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये मैटर ऑफ कंसर्न होगी, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलर पार्टीज है, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होगा, और जो टू पार्टी सिस्टम है वो धीरे धीरे इरोड हो रहा है, और स्मॉलर पार्टीज का रोल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि समाज पोलराइज्ड हो रहा है एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी के तरफ। ये आप कह सकते हो, ये सब चीज़ें जो है लगातार देखने को मिल रही है यूरोपियन सोसाइटी के अंदर, टू पार्टी सिस्टम जो है उनका। क्योंकि हम तो देखो मल्टी पार्टी सिस्टम है हमारे यहाँ, तो
पता नहीं कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बट वहाँ पे क्या है, जनरली देखा जाए तो टू पार्टी सिस्टम भी है, बट टू पार्टी सिस्टम भी वहाँ पे थोड़ा सा डाइल्यूट होकर स्मॉलर पार्टी की तरफ जा रहा है। अब इसमें जैसे मान लो यहाँ कैटालोनिया, तो जो कुछ पार्टीज बनेंगी जो कैटालोनिया को सपोर्ट करेगी, तो कैटालोनिया क्या स्पेनिश इलाका है, एंड ये लोग अपना हेरिटेज, कस्टम, लैंग्वेज जो है उसको बहुत ज़्यादा मतलब मानते हैं, एंड वो एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट भी कंटिन्यूसली जो है चल रहा है, और प्रोटेस्ट भी चल रहा है जुलाई 2010 से कि ठीक है हमको अलग से देश दे दो, और ये अब इसमें आप इंडिया का, अब इसमें देखो चीज़ें लिंक करना आपको आना चाहिए। आप कभी आर्गुमेंट दे रहे हो ना, तो इसमें इंडिया का जो एसिमेट्रिक, देखो मैंने कहाँ से कहाँ लिंक कर दिया, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है, वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। उसकी पॉजिटिविटी को आप कभी बताना चाहो तो इसका एग्जांपल कोट कर सकते हो। अच्छा क्या मतलब हुआ इसका, इसका सिंपल देखो, फेडरलिज्म क्या है, इट्स बेसिकली किस प्रकार का सेंटर और स्टेट के बीच का रिश्ता है, सेंटर और स्टेट का रिश्ता किस तरीके से है, सेंटर स्टेट का रिश्ता क्या कहलाता है, फेडरलिज्म जो है उसको डिसाइड करता है। जैसे ट्रू फेडरलिज्म जो है वो आपका यूएस में देखने को मिलता है, हम लोग कहते हैं हमारा सूडो फेडरलिज्म है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि सेंटर स्टेट का रिश्ता एक समान हो, जैसे यूएस के अंदर है, हर स्टेट्स के बीच में सेंटर का जो रिश्ता है वो एक समान होगा। एसिमेट्रिक का क्या मतलब है, डिफरेंट। जैसे अगर मान लो सेंटर और नॉर्मल जो स्टेट्स यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, इनके रिश्ते, उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन देर आर सर्टेन आर्टिकल, आर्टिकल 371 ए बी सी, मतलब बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें कुछ एरियाज को स्पेशल स्टेटस दिया गया है, तो वहां पे सेंटर स्टेट का रिश्ता थोड़ा अलग तरीके से होगा। तो ये चीज क्या है, ये एसिमेट्रिक फेडरलिज्म बेसिकली इंडिया के डाइवर्सिटी को हम संभाल सके। अब जैसे मान लो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है, तो उन्हें ऑटोनॉमी मिल पाए और वो लोकल लेवल पे लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके लोकल डेवलपमेंट कर सके, इसको इसको कैसे हम इंश्योर करेंगे, उसमें एक टूल आपका एसिमेट्रिक फेडरलिज्म भी है। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल इनोवेशन, अगर अब देखो इनका तो डाइवर्सिटी ही नहीं है, एक छोटी सी लैंग्वेज के बेसिस पे ये डाइवर्सिटी का है। हमारे देश में ऐसा बनाने लग जाए तो पता नहीं हर गली 5-10 मतलब 40-50 किलोमीटर में फिर देसी देश बनने लग जाए, ऐसे थोड़ी ना होता। अब इनका एक लैंग्वेज का दिक्कत वो है, तो अब ये हमारा हेरिटेज, हमारा ये है, हमारा वो है, हमको अलग करो, और ऐसे वैसे शुरू कर दिया। डाइवर्सिटी झेल पाना बहुत आसान काम नहीं है। और ये चीज़, आप इस चीज़ को समझो, कभी वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर भी ना, वेस्ट हम लोग ये कहते हैं, हम ये मानते हैं, इस चीज़ को आप एग्री डिसएग्री कर सकते हो, बट इस चीज़ को समझना, मान लो एक इंडियन है, हमारे लिए हम अगर देखें, हमने बचपन से डाइवर्सिटी देखी है, हम देखेंगे यार ये खाना ऐसे खाता है, और ये कपड़े ऐसे पहनता है, ये अपने इसका फेथ ऐसे है। तो हम बचपन से ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, हम इधर उधर जा रहे हैं, देख रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। डिफरेंट रिलीजन के अंदर भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी, और हमने हर तरीके की डाइवर्सिटी अपने लाइफ में देखी है। तो हमको कुछ नया दिखेगा ना, तो हमारा माइंड जो है ना उसको एक्सेप्ट कर लेगा। हमको कुछ ऐसा नहीं, मान लो मैं कुछ बोल रहा हूँ, ऑल्दो अब अगर देखा जाए बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया जो पोलराइजेशन हो रहा है तब अलग बात है, बट जनरल सेंस में अगर आप कॉमन पर्सन की बात करो, तो कोई भी थॉट प्रोसेस अगर हमको लगता है यार ये डिफरेंट है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, यार ठीक है यार चलो, अच्छा ये ऐसे सोचता है। तो वो डाइवर्सिटी क्योंकि हमने देखी है, तो डाइवर्सिटी ऑफ थॉट को भी हम एक्सेप्ट करते हैं, और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप वेस्टर्न सोसाइटी को देखो, तो भले आप बोलो कि ये बहुत पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा सब कुछ है, सारी चीज़ें, बट जब आप डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन की बात करोगे ना, मान लो कुछ सोचते हैं, उनकी थिंकिंग है, और मैं अलग सोचने लग जाऊंगा, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं एक्सेप्ट करेंगे, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा पर्सन हो। अब यहाँ पे मतलब वो ये चाहेंगे कि अगर उनके द्वारा जो बना हो कोई संस्था भी है, तो वो उसी को एक्सेप्ट करेंगे जो उनके समान थॉट प्रोसेस रखे, उनके समान चीज़ों को रखे, मतलब है ना। तो ये क्या है, ये यही एक पॉइंट है। अब अगर आप मान लो इस्लामिक वर्ल्ड का एग्जांपल ले लो, इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर भी आप देखोगे कि कई बार क्या है कि आपको जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने डाइवर्सिटी देखी ही नहीं है। मान लो इस्लामिक जो देश हैं, बस अब मान लो इंडिया है, इंडिया में जो भी डिफरेंट रिलीजन कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने डाइवर्सिटी देखी, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने डाइवर्सिटी देखी, चाहे कोई किसी रिलीजन से, उनको पता है ये ऐसे है, ये ऐसे है, उनको कोई नयापन नहीं लगता। बट अगर आप यही सेम सी चीज़ मान लो कोई इस्लामिक देश के अंदर चले जाओ, तो उन्होंने डाइवर्सिटी ही नहीं देखी है। डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंट रिलीजन, और ये तो वो क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे कि हम जैसे हैं ना सब वैसे ही बन जाए, मतलब कल्चरल कंटेक्स्ट में देखा जाए तो वैसे ही बन जाए। तो उनको कुछ अगर कुछ डिफरेंट दिखेगा भी, तो उनका साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेंस बहुत रिड्यूस हो जाएगा। ये चीज़ बहुत मैटर करती है, इसीलिए डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन, डाइवर्सिटी ऑफ आइडेंटिटी मेंटेन करना जरूरी है। अदरवाइज हम एक दूसरे को झेल ही नहीं पाएंगे,
और फिर दिक्कतें जो है होंगी, और फिर किसी का पॉलिटिकल एम्बिशन है तो लड़ाते भिड़ाते रहेंगे और हम लड़ते भिड़ते रहेंगे। ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये थोड़ा मैंने आपको बता दिया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डज इलेक्ट्रिक बैटरी वर्क एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स। तो ये थोड़ा साइंस का टॉपिक है और इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बचपन में भी आपने पढ़ा होगा कि कोई भी बैटरी कैसे काम करती है। तो यहाँ टॉपिक का नाम लिख लो, साइंस के अंदर नोट कर लो, इलेक्ट्रिक बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, ऐसे करके लिख लो। तो देखो जनरली क्या है, आपके पास एनोड होता है, फिर आपके पास कैथोड होता है, और एक आपका ये बीच में मेम्ब्रेन होती है जिसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका फ्लो होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एनोड आपका पॉजिटिव, या आपका नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है उसकी वजह से आपकी जो एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये बैटरी का बेसिक प्रिंसिपल है जिसके तहत आपका बैटरी काम करती है। आई थिंक ये बेसिक चीज़ है जो आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। अब देखो यहाँ पे कि इसमें ये कहा गया कि कोई भी बैटरी जो है वो किस फैक्टर से अफेक्ट जो है खास तौर से होता है, कि जैसे मान लो अगर ह्यूमिड कंडीशन है, या फिर आप कहो कि जैसे मतलब एक तो कहा बोला गया कि आपका ह्यूमिड कंडीशन है, एक बोला गया मान लो ह्यूमिड कंडीशन है, वाटर जो ड्रॉपलेट है वो आपका सपोज करो जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसमें पड़ जाए, या फिर एटमॉस्फेयर में CO2 है, वो उसका लेवल हाई है, ये वाटर जो है वो कंबाइन कर जाए विद द गैस जिससे कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाए, तो इससे इलेक्ट्रोड्स जो कोरोड हो सकते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रोड्स हैं, कैथोड एनोड, ये इलेक्ट्रोड्स है, तो इनकी फंक्शनिंग अफेक्ट हो सकती है, कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो जाए, या फिर एटमॉस्फेयर में CO2 और वाटर का इंट्रैक्शन हो जाए, या कुछ इसमें जमा हो जाए, कोरोड हो जाए। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका ये जो वर्किंग है इस बैटरी की वो अफेक्ट होगी। तो कई फैक्टर्स उसकी बैटरी को जो है अफेक्ट कर सकते हैं। फिर कई दूसरे भी सोर्सेस आपके जो है वो हो सकते हैं, है ना। तो लाइक अदर सोर्सेस इन गैल्वेनिक कोरोजन भी हो सकते हैं। सो वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सेल डिजॉल्व फास्टर इनटू द इलेक्ट्रोलाइट ओवर द टाइम बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव बिफोर द लेस रिएक्टिव इलेक्ट्रोड स्टार्ट्स टू इरोड। तो ये भी फैक्टर होता है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि जैसे मान लो जैसे एक इलेक्ट्रोड ये है, इलेक्ट्रोड ये है, इसमें कुछ केमिकल चेंजेस हो गए, मतलब कोई फैक्टर की वजह से, तो ये जल्दी से जो है आप कह सकते हैं कि डिसॉल्व हो जाएगा, या जल्दी से कार्य करेगा, कोरोड होना स्टार्ट हो सकता है, ये लेट होगा। तो यहाँ पे क्या है कि मान लो, या इलेक्ट्रॉन के फ्लो, जो भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है उस पर जरूरी है कि दोनों एक समान कार्य करें। तो कोई जो एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए दोनों के कार्य में, वो अफेक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ द सर्टेन चेंजेस जो कि हो सकते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रोड्स जो है वो आपके अफेक्ट हो सकते हैं। अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज। एक बैटरीज आपकी लिथियम आयन बैटरीज है, और एंड द बैटरीज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो आपके पास लिथियम आयन बैटरीज हैं, एंड ऑल्सो द बैटरीज आपके यू हैव लिथियम आयन बैटरीज एंड द बैटरीज, एक तरफ आपके पास लिथियम आयन बैटरीज है, और जो है ना, तो लिथियम आयन बैटरीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरी इस्तेमाल होती है वो है। तो यहाँ पे इफ़ यू कैन सी हियर, जो लिथियम आयन बैटरीज है, लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड आपका नोबेल प्राइज भी मिला है 2019 के अंदर। अब इसमें बिल्कुल प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है, देयर कैन बी अ क्वेश्चन, लिथियम आयन बैटरीज में नोबेल प्राइज जो है वो आपको मिल सकता है। और लिथियम आयन पे हमने चर्चा भी बहुत बार कर रखी है। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो ये बैटरी आपकी लिथियम आयन बैटरी है। तो इसमें भी देखो कैथोड है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है, एनोड है जो कि नेगेटिव चार्ज है, बीच में सेपरेटर है, ये सेपरेटर है। तो कैथोड है, एनोड है, ये आपका सेपरेटर है, फिर ये जो लिक्विड है इलेक्ट्रोलाइट है, और ये लिथियम आयंस हैं, ये लिथियम आयंस प्रेजेंट है, लिथियम मेटल कार्बन है, लिथियम ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इनके फ्लो से ही आपका इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो ये लिथियम आयन बैटरी का पूरा का सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें लिथियम आयंस है, लिथियम मेटल का इस्तेमाल होता है जिससे लिथियम आयन जनरेट होते हैं। फिर आपके पास कैथोड और एनोड है और इलेक्ट्रोलाइट है, जो नॉर्मल बैटरीज में होता है उसी प्रकार का सिस्टम आपका एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या है, दिस इज बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम आयन। फिर उसी तरीके से अगर इफ यू सी हियर, तो जैसे मान लो इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होता है, मान लो ड्राइवर ने एक्सीलेटर पे पैर रखा, उसके बाद क्या है, एक सिग्नल जो है वो सेंड होता है कि पावर की जरूरत है। लिथियम आयन बैटरी जो है वो लिथियम आयन बैटरी डिस्चार्जेस सप्लाइंग डीसी पावर टू द कंट्रोलर। डीसी पावर जो है वो कंट्रोलर को सप्लाई हो जाता है। मोटर एसी और डीसी जो है
फिर ये इसको इस्तेमाल करके मोटर जो है मूव करने लगता है। तो ये एक कार्य है जिसके तहत इलेक्ट्रिक जो लिथियम आयन बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी आपकी लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इसी तरीके से कार जो है वो रन करती हैं, जनरली जो है रन करती हैं। ठीक है, जो बैटरी है वो आपकी वोल्टाइक भी हो सकती हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स भी हो सकते हैं। अब इसमें देखो दो बातें लिखी हुई हैं कि जो बैटरी है, दोज बैटरीज कैन बी वोल्टाइक भी हो सकते हैं, दे कैन बी वोल्टाइक ऑल्सो, दे कैन बी इलेक्ट्रोलाइटिक ऑल्सो। वोल्टाइक का मतलब क्या है, इसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जब आप कहते हो कि इट इज़ वोल्टाइक सेल, इट इज़ वोल्टाइक सेल, इसमें क्या हो रहा है कि जो केमिकल है वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो रहा है, और ये आपको ध्यान में रखना है। एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में क्या है, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी। यहाँ पे उल्टा इसका जो इलेक्ट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो बैटरी है, यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जैसे मान लो दोनों, किसी बैटरी में दोनों चीज़ें हैं, तो उसे रिचार्जेबल हम कह सकते हैं कि उसको आप रिचार्ज कर लो और दोबारा से इस्तेमाल कर लो। मान लो एक ही प्रोसेस किसी में इस्तेमाल हो रहा है, तो पूरा केमिकल जब भी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो फिर ये बैटरी ख़राब हो जाएगी। बट अगर ये है कि केमिकल को इलेक्ट्रिकल को केमिकल, दोनों चीज़ इस टाइप से हो रही हैं, तो उस बैटरी को आप क्या कर सकते हो, उस बैटरी को रिचार्ज करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि जनरली लिथियम आयन बैटरीज में भी इस प्रकार से आपका होता है। फिर लिथियम आयन पॉलीमर सेल्स जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं स्मार्टफोन में। लिथियम मेटल ऑक्साइड कैथोड है, ग्राफाइट एनोड है, ये इस्तेमाल किया जाता है। तो जनरली जो जैसे लिथियम आयन बैटरीज के अंदर आपका लिथियम मेटल ऑक्साइड का कैथोड होता है और ग्राफाइट का एनोड होता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे बैटरी का जो मैंने आपको दिखाया था, तो यहाँ पे इफ़ यू कैन सी हियर, तो आपके पास कैथोड है और एनोड है। तो कैथोड और एनोड में आप जो लिथियम आयन मेटल ऑक्साइड है कैथोड है, और ग्राफाइट जो है वो एनोड के रूप में कार्य करता है। और यहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सेमी सॉलिड पॉलीमर जेल के रूप में जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। माइक्रोपोरस पॉलीइथाइलिन जो है वो दोनों सेल्स को सेपरेट करने के रूप में के इस्तेमाल होता है। जैसे मान लो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, क्योंकि प्रीलिम्स में प्रश्न जो है वो बिल्कुल इस पे बन सकता है। तो हमने क्या देखा, कैथोड क्या बन सकता है, ये कैथोड क्या बन सकता है, एनोड क्या बन सकता है। फिर हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, और दोनों को सेपरेट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें आगे लाइन में जो अभी हमने डिस्कस किया वो है। तो कोई भी बैटरी को काम करने के लिए सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत जो है, सारी चीज़ों की जो एक एक करके जो ज़रूरत है वो आपकी होती है। तो द बेसिक्स आर एज फॉलोज। वोल्टाइक फेस, लिथियम ऑक्साइड ऑक्सीडाइजेस टू लिथियम आयन इन एनोड एंड रिलीज एन इलेक्ट्रॉन। तो आप ये कह सकते हो जब केमिकल से इलेक्ट्रिकल फेस जब होता है तो उसमें क्या है कि जो लिथियम ऑक्साइड्स हैं, जो लिथियम जो है वो ऑक्साइड करता है टू लिथियम आयन इन द एनोड, और मतलब लिथियम आयन जो है वो रिलीज होगा, और जो ये लिथियम आयन जो जनरेट होता है एनोड के अंदर, और इससे फिर फर्दर आपका इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इनके मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है आपकी प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रॉन की। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके मूव करेंगे कैथोड पे, जहाँ पे ये जो लिथियम आयन है दे विल मूव टू द इलेक्ट्रोलाइट टू द कैथोड। अब मैं थोड़ा सा, मतलब ये सिंपल सी बात है, देखो ये अगर डायग्राम आप देखोगे ना तो इसमें इसके माध्यम से आप समझ सकते हो। तो यहाँ से क्या है, ये आपका एनोड है, यहाँ से लिथियम आयन मूव करेगा इलेक्ट्रोलाइट से, फिर कैथोड पे मूव करेगा, जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, लिथियम आयन जनरेट होगा, इससे फिर इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, ये इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेगा, और ये जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का, इसी की वजह से फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है, या आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो आपकी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट है जो ध्यान में रखना। अब यहाँ पे ग्राफाइट का इस्तेमाल, आयन स्लिप्स बिटवीन द लेयर ऑफ कार्बन शीट्स दैट ग्राफाइट इज मेड ऑफ इन द प्रोसेस कॉल्ड इंटरकैलेशन। तो जो आयन है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगर पहली चीज तो आपसे पूछे कि इंटरकैलेशन, इंटरकैलेशन किससे रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड विद द बैटरी फंक्शनिंग। इंटरकैलेशन किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड विद द बैटरी फंक्शनिंग, बैटरी के फंक्शनिंग से रिलेटेड है। अब जैसे मान लो जो आयंस है, मान लो आयंस है, चार्ज आयंस है, जैसे लिथियम आयन, जो भी लिथियम आयन, ये चार्ज लिथियम है, लिथियम आयन हो जाएगा। ये लिथियम आयन इट विल स्लिप बिटवीन द लेयर ऑफ द कार्बन शीट, कार्बन शीट की जो लेयर है उसके बीच में जाएगा। दैट ग्राफाइट इज मेड अप ऑफ इन अ प्रोसेस कॉल्ड एज इंटरकैलेशन। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना कि दीज लिथियम आयंस दे विल मूव बिटवीन द टू लेयर्स, ठीक है, जिसमें ग्राफाइट होगा, एंड
द ग्राफाइट इज मेड ऑफ इन अ प्रोसेस, जो प्रोसेस है जिसके तहत वो बनता है उस प्रोसेस का नाम है दैट इज इंटरकैलेशन। इंटरकैलेशन शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया गया। तो इन द इलेक्ट्रोलाइटिक फेस द ओवर वोल्टेज इज अप्लाइड टू द सेल so that its charges and the lithium ion moves from the graphite to intercalate in the metal oxide and getting ready for the next discharge। तो यहाँ पे जनरली क्या है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक फेस है, इलेक्ट्रोलाइटिक का फेस का मतलब हो गया कि जैसे आपने देखा कि इलेक्ट्रिक को दोबारा से केमिकल में आप कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो एक वोल्टाइक फेस है जिसमें केमिकल से इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रोलाइटिक फेस है जिसमें इलेक्ट्रिक से केमिकल, ठीक है। तो ये दो फेस आपके होते हैं। तो जनरली जो ये लिथियम आयन है वो दो दो लेयर्स के बीच में गया। अब जब इलेक्ट्रोलाइटिक फेस आएगा, जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो आपका फेस आएगा, तो यहाँ पे क्या है, ओवर वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा सेल में, जिससे कि जो दैट इट चार्जेस एंड लिथियम आयंस जो है वो मूव करेगा ग्रेफाइट से टू इंटरकैलेट इन द मेटल ऑक्साइड। फिर है ना, तो जो लिथियम आयन है, क्योंकि जनरली अगर मान लो लिथियम आयन लॉस्ट हो जाए, सपोज करो कि अगर केमिकल से इलेक्ट्रिकल आपने बना लिया और लिथियम आयन लॉस्ट हो गया, तो फिर तो आप रिचार्ज नहीं कर सकते। तो जो लिथियम आयन बनेगा वो मूव करेगा ग्रेफाइट लेयर्स के बीच में। उसके बाद जब आप और वोल्टेज प्रोवाइड करोगे तो दोबारा से वो जो लिथियम आयन है, दैट लिथियम आयन विल मूव टू जो है फिर से जिधर से जिस रास्ते आया उसी रास्ते मूव करके इट विल इंटरकलेट इन द मेटल ऑक्साइड, और फिर दूसरे प्रोसेस के लिए वो तैयार हो जाएगा। अभी हमने देखा एनोड क्या होगा, कैथोड क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, बीच में लेयर किसकी बनी होगी, उसके बाद जो ये ग्राफाइट जो है वो प्रेजेंट है बिटवीन द लेयर्स, ठीक है। और फिर लिथियम आयंस है, लिथियम आयंस प्रोड्यूस हो रहा है। फिर आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक फेस है, दोबारा से जो लिथियम आयन जनरेट हो रहा है उसको आप दोबारा से केमिकल में कन्वर्ट कर दोगे, मतलब आयंस इलेक्ट्रिक को दोबारा से आपने जो है मेटल ऑक्साइड में ऐड कर दिया। फिर दोबारा से जब चार्ज होगा तो दोबारा मूवमेंट इसका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, ये जनरली क्या है, ये पूरा का पूरा आपका दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए दोबारा से, अगर आप इसमें देखोगे तो आपके पास एनोड है, कैथोड है, बीच में सेपरेटर है। तो यहाँ से जो मूवमेंट होगा एनोड से लिथियम आयन मूव करेगा टुवर्ड्स कैथोड, फिर है ना, एंड जो बीच में एक लेयर जो प्रेजेंट है जिसे हम मतलब जो ये बीच में लेयर है जहाँ पे वो आयन प्रेजेंट होगा, फिर वहाँ से इट विल बी ट्रांसफर्ड, है ना, फ्रॉम देयर इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द मेटल ऑक्साइड, और दोबारा जब आप रिचार्ज करोगे तो इलेक्ट्रिक से केमिकल में कन्वर्ट होगा, जिसे इलेक्ट्रोलाइटिक फेस बोलते हैं। देखो थोड़ा सा हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल लग रहा हो, बट बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें ध्यान में रखना है। फिर देखो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जो होते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की अगर बात करें तो ये भी इस्तेमाल होते हैं। अब जनरली हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स में क्या होता है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स में आपके पास जैसे यहाँ हाइड्रोजन आयंस जनरेट होते हैं, आपके पास हाइड्रोजन है, आपके पास ऑक्सीजन है, आपके पास ये वाटर है। तो ये वाटर के माध्यम से हाइड्रोजन आयंस जनरेट होते हैं, और इन आयंस के माध्यम से ही जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो जनरेट की जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है जनरेट की जाती है। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि ये जो है ये एनोड है, मतलब ये इधर एनोड है, ये जो है ये कैथोड है, और ये जो है ये वाटर है। इस वाटर के माध्यम से ही जो हाइड्रोजन है वो डिराइव होता है, और ये जो हाइड्रोजन आयंस है दे आर यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये बेसिकली फंक्शनिंग है पूरा का पूरा जो आपका हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स है उनका। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज व्हाट इंडिया कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये पुरस्कार क्या है। साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सेशन देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें, और जरूर से सेशन को मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसा मैंने आपको कहा कि देखो पहले मुझे इस सेशन को रिकॉर्ड करना पड़ता है फिर देना पड़ता है, अदरवाइज ये सेशन आपका 7:45 को भी लाइव हो सकता है, बट लाइव बटन थोड़ा इशू है चैनल के अंदर, इसलिए मुझे पहले रिकॉर्ड करना पड़ता है और आपको सेशन देना पड़ता है। ठीक है, तो ये इस टाइप से आप अपना रूटीन बना सकते हैं कि आप लगभग 9:05 तक आपका, क्योंकि अपलोड होने में भी टाइम लगता है, 5-10 मिनट लग जाते हैं उसमें भी, ये है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखें, और 5M सीरीज़ जो है उसको तब तक आप लोग देख के अपने नोट्स बना लें। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो नेशनल अवार्ड है साइंस के फील्ड में ये लोग लेकर आए हैं, जिसका नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के फील्ड में। इसका एम क्या है कि जो भी कंट्रीब्यूशन है, साइंटिस्ट हैं, इनोवेटर्स हैं, इंडिविजुअल है या टीम है, उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं उसको रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, ये फैक्ट्स आपको थोड़े से ध्यान में रखना है। तो ये जो अवार्ड है
इस अवार्ड का नाम क्या रखा गया है? द नेम ऑफ द अवार्ड इज दैट इज राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, एंड ये हाईएस्ट रिकॉग्निशन इन द फेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये फैक्ट भी याद रखना है। साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट इनोवेशन जो वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, या कोई इंडिविजुअल वर्क कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के उसमें, और उसने एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका किया है, इंपॉर्टेंट रिसर्च जो है वो किया है, वो इस फील्ड, ये अवार्ड के लिए एलिजिबल है। अब इसमें आपसे देखो ये पूछा जा सकता है, तो कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, इवन कोई इंडिविजुअल भी कार्य कर रहा है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है और अच्छा कार्य किया, तो वो भी उसके लिए वो भी जो है इसके लिए एलिजिबल है। अब इस अवार्ड में एक है विज्ञान रत्न, विज्ञान रत्न मिलेगा जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन है। फिर विज्ञान श्री है जो कि कोई बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया गया। फिर आपका विज्ञान युवा है, युवा का मतलब जो आप लेस देन 45 ईयर्स है, उन्होंने, उनके कंट्रीब्यूशन है। फिर एक विज्ञान टीम है, कोई टीम मिलके कोई रिसर्च किया तो उनको मिलेगा। तो ये सब चीज़ें याद रखना। ये 3-4 कैटेगरीज हैं इसमें, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम। देयर विल बी 56 अवार्ड्स 4 कैटेगरी के अंदर मिलेंगे। इसमें कोई भी कैश कंपोनेंट नहीं होगा, पैसा नहीं मिलेगा। अवार्ड में विल हैव अ सनद एंड अ मेडल, ये 2 चीज़ें इसमें होंगी। एंड ये 13 ऐसे डोमेन्स हैं जहाँ पे इस अवार्ड को दिया जाएगा, ठीक है। 13 डोमेन्स हैं जहाँ पे इस अवार्ड को दिया जाएगा। ये 13 डोमेन्स के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप देख लो कि ये जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग साइंस, एग्रीकल्चर, ये सारे फील्ड में आपको दिया जाएगा। हर एक उसमें, इसमें आप कह सकते हैं नॉमिनेट किया जाता है। इसमें डेट भी मेंशन्ड है तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका एक कमेटी होगी जो, जैसे मान लो नॉमिनेशंस आएंगे तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कमेटी है, हेडेड बाय प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और फिर उसके बाद उसमें सेक्रेटरी ऑफ साइंस डिपार्टमेंट, मेंबर ऑफ साइंस इंजीनियरिंग एकेडमिक्स, ये सब लोग इसका हिस्सा होंगे। और वो फिर उनमें से सेलेक्ट करेंगे। हर साल 14 जनवरी को नाम दिए जा सकते हैं। फिर ये अवार्ड आपका अनाउंस किया जाएगा 23 अगस्त, मतलब अवार्ड सेरेमनी जो है वो 23 अगस्त को होगी। ये नेक्स्ट देखते हैं। अब पीएम टू रिलीज पीएम किसान फंड टुडे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है, गवर्नमेंट स्कीम के अंदर है, पीएम किसान स्कीम के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ पॉइंट्स इस पे ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखा जाए, दैट इज पीएम किसान। पीएम किसान में क्या है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% फंडिंग सरकार के द्वारा है। अब इसमें क्या है, ये 2018 से स्कीम आपकी चल रही है। एंड यहाँ पे जो इनकम सपोर्ट फार्मर को दिया जाएगा दैट इज 6000 पर ईयर, 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, 2-2 हज़ार के उसमें दिया जाएगा। और इसमें जो फैमिली है उसमें हस्बैंड, वाइफ, माइनर चिल्ड्रंस, ये सब आपके इंक्लूडेड होंगे। अब जो स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी है वो फार्मर फैमिली को आइडेंटिफाई करेंगे कि किनको ये जो स्कीम के बेनिफिट है वो दिया जाएगा। और फंड के तहत जो जो भी बेनिफिशरीज हैं उनको डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में पैसा जो है आएगा। अब इसमें कुछ लोग हैं जिनको इंक्लूड नहीं किया गया, ये इसमें प्रश्न बनेगा, ठीक है। बाकी तो चीज़ें आपको पता ही होंगी, बट ऐसे आप कह सकते हैं कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको, जो कि इस स्कीम का, जो इस स्कीम के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। जैसे इंस्टीट्यूशनल लैंड लेबर है, आप देख लो, फार्मर फैमिलीज विच बिलोंग टू वन ऑफ द मोर और फॉलोइंग कैटेगरीज, जैसे आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में था, कोई स्टेट मिनिस्टर या एमपी एमएलए लोकसभा के अंदर रहे हैं, या स्टेट असेंबलीज के अंदर अगर रहे हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत से कोई जुड़ा हुआ है, या कोई सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, है ना, एम्प्लॉयज़ है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के, किसी में एम्प्लॉयज़ हैं, या फिर कोई पेंशनर है जिसकी मंथली पेंशन 10,000 या उससे ज़्यादा आपकी पेंशन है, जिसने इनकम टैक्स पे किया है लास्ट असेसमेंट ईयर, ये डॉक्टर, इंजीनियर, जितनी भी बड़ी पोस्ट के लोग हैं, वो ये सब का बेनिफिट नहीं आपका उठा सकते हैं। ये कॉमन से पॉइंट्स हैं, तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन देख लो, एआई एप्लीकेशन कैन मेक इकोनॉमी ह्यूमनलेस बट नॉट द सोसाइटी, विल सोशल रिलेशन बी द बेसिस ऑफ सोसाइटी सस्टेनेंस एंड नॉट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो आप आकलन सीरीज के अंदर कल भी क्वेश्चन मैंने पोस्ट किया था, आप अपना आंसर देते रहें। आज से कॉपी आपकी चेक होना स्टार्ट हो जाएंगी और आपको कॉपी मिलना स्टार्ट हो जाएंगी आकलन सीरीज के अंदर, ठीक है। तो सौरभ पांडे सीएससी ऐप डाउनलोड करो और इसमें आकलन सीरीज जो है, जिसमें आप अपने आंसर को रिव्यू करा सकते हो, तो उसमें आप अपने आंसर को पोस्ट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिखने की आदत डालने का आपको हैबिट बनेगा। मैंने वीडियो भी डाल दिया था, कल भी डाला था एक वीडियो, परसों डाला था, जिसमें मैंने आपको बताया था आपको किस तरीके से अपने आंसर को अप्रोच करना है, ये ध्यान में रखना है। और ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है एडवांस करंट अफेयर्स की, प्लीज़ इसको मिस ना करें। 4 टेस्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं, 4 टेस्ट कंडक्ट हो चुके हैं, इसमें काफ़ी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। और ये 50 टेस्ट है, प्राइस इसका 499, ये प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो इस टेस्ट सीरीज़ को जरूर से ज्वाइन करें। इसमें आप
अगर 24 की तैयारी कर रहे हैं ज़रूर से ध्यान रखें। ये आपका टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको इस सेशन का पीडीएफ मिलेगा। इसी तरीके से एक वेबसाइट है gesreporter.com जहाँ से आप पूरा मेरा कंटेंट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे वो हिंदू के पीडीएफ हो या फिर चाहे वो आपकी मैगजीन हो, सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सेशन को जरूर से लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।